आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आओ सुनाओ कहानी फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को सुना, पढ़ा और इतना प्यार दिया। और उन व्यूअर्स को डबल थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर हमें आगे लिखने की प्रेरणा दी। ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि दादाजी अनु की शादी मेरठ से करना चाहते हैं, लेकिन सब मिलकर दादाजी को मथुरा से ही शादी करने के लिए मना लेते हैं। अनु अपना अतीत बताने के लिए अंकित को लेटर लिखती है। अब आगे मैंने अपने अतीत के पन्नों का एक एक अल्फाज इसे कागज़ के टुकड़े पर उतार दिया था, लेकिन लेटर के पोस्ट करने से पहले ही अंकित को दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी थी। अब हम सिर्फ संडे को ही बात कर पा रहे थे। तभी एक दिन अंकित ने खुशखबरी सुनाई कि उसने कैंपस प्लेसमेंट में जो इंटरव्यू दिए थे उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और शादी की डेट के 13 दिन बाद ही उसे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। उसके मम्मी ने भी हमारे यहाँ फ़ोन करके सबको खुशखबरी दी। साथ ही यह भी कहा कि ये अनु के शुभ कदमों का ही कमाल है। हमारे लिए तो बहुत लकी है हमारी बहू। ये सब सुनकर जहाँ इतनी खुशी हो रही थी, वहीं उससे सच्चाई छिपाने का अफसोस भी हो रहा था मुझे। रात दिन मेरे दिमाग में यही द्वंद्व चलता रहता। अंकित के प्यार से ज़्यादा राजा के साथ बीता वो एक भयावह दिन भारी पड़ जाता। अपने आप को गिल्टी फील करती मैं। रात को पूरे सपने देख जाग जाती। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, अंकित को सच बताने की मेरी इच्छा कमज़ोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि अंकित से इतनी गहरी दोस्ती जो हो गई थी कि अब उससे दूर जाने का ख्याल भी डरा देता था। अब उसके बिना जीने का सोचकर ही मैं घबराने लगी थी। बुआ, चाचा, ताऊ, इधर मासी, मामा का परिवार सबने मिलकर 15 दिन पहले से ही शादी की रौनक लगा दी थी। अंकित भी आगरा आ चुका था। इतने लोग साथ इकट्ठा थे, इसीलिए अंकित से बात नहीं हो पाती थी। पर दिन इतनी जल्दी गुजर रहे थे कि क्या बताऊं। रोज सुबह उठते ही गणेश जी की पूजा, फिर हल्दी का उपटन, फिर पड़ोस के किसी न किसी घर से खाने का बुलावा, शाम को बनिया गाना, फिर डांस की महफिल। कभी मंगोड़ियाँ बन रही थी, कभी पापड़, कभी मिठाइयाँ। सच में शादी ऐसी भी होती है, मैंने यहाँ पहली बार देखा। देखते ही देखते बारात आने का दिन आ गया। मेरे मन में अजीब सी दुविधा थी। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि मैंने अंकित को धोखा दिया। जब बारात वहाँ पहुँची तो मुझे भी वहाँ द्वार पर ले जाया गया। अंकित और मैं एक दूसरे को देखने लगे। क्या लग रहा था वो दूल्हे के लिबास में। कितनी कशिश, कितना सुकून था उसके चेहरे पर। उसकी प्यार भरी नज़रें मुझे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर देती थी। वो धीरे से मेरे कान में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी दुल्हन, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। उसका मुझे अपने दुल्हन बोलना ना जाने मुझे अंदर तक सुकून दे गया। जैसे ही मेरे हाथों से वरमाला उसके गले में डलवाई गई, बहुत ही अद्भुत एहसास था वो। शायद जिन शादियों में लड़के के दोस्त उसे गोदी में उठा लेते हैं, दुल्हन मन महसूस कर नीचे खड़ी रह जाती है, वो लोग इस एहसास को नहीं समझ पाएंगे। फिर मुझे सीधे फेरों में ही बैठाया गया। फेरे शुरू होने से पहले पंडित जी ने हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर बीच में हल्दी, सूखी मेहंदी, रोली चावल रखकर उसे कपड़े से बांध दिया। ओह, वो क्षण, उस स्पर्श को याद कर आज भी नई नवेली दुल्हन सी लजा जाती हूँ मैं। जादू जैसा था अंकित का प्यार। अगले दिन सुबह मेरी विदाई हुई। मम्मी, पापा, दादी, दादा, निकी के गले लगकर खूब रोना आया मुझे। सबसे ज़्यादा इन्हीं का तो दिल दुखाया था मैंने। इन सब से बिछड़ना मुझे तोड़ सा रहा था। लेकिन जब अंकित ने मेरा हाथ पकड़ा तो मन में एक सुकून भरा एहसास जागृत हुआ और चल पड़ी मैं उसकी बनकर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने। रात तक हम लोग आगरा पहुंच गए। मुझे थोड़ा डर, थोड़ी झिझक थी। थके हुए थे तो उस दिन हम अलग अलग कमरे में सोए। रात को सोने से पहले वो मेरे कमरे में आया। वो, आज मुझे यहीं सोना है। एक्चुअली कल कुछ रस्में होंगी, उसके बाद हम वो साथ।
मेरा मतलब है एक साथ, मतलब वो मैं मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो बुला लेना। तभी वहाँ मम्मी जी आ गई और बोली, क्यों, तुझे क्यों बुलाएगी, मुझे बताएगी ना, मैं यहीं सो रही हूँ इसके पास। चल तू यहाँ से, तेरा क्या काम, जा कमरे में जा। मुझे हंसी आ गई और अंकित मुंह बिगाड़ कर चला गया। मम्मी जी और मैं सो गए। अगले दिन बहुत सारे रस्में और गीत वगैरह चलते रहे। रात को हमें एक सजे धजे कमरे में भेज दिया गया। मैं सकुचाई सिमटी सी मन में डर लिए बेड पर बैठी थी। अंकित ने आकर दरवाज़ा बंद किया और लाइट भी। मुझे कुछ तो डर लग ही रहा था, थोड़ा और डर लगने लगा। अंकित बेड पर बैठ गया। पहले उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, पर ये वो रोमांस वाली धड़कनें नहीं थी। मुझे कुछ अजीब सा डर लगने लगा। ऐसा लगा मानो राजा मुझे उस गली में ले जा रहा है और वही भयानक सा व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और बेचारे अंकित को जोर से धक्का दिया, दूर रहो मुझसे। फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, अंकित मुझे हक्का बक्का होकर देख रहा था। मुझे भी लगा, यार ये मैंने क्या कर दिया। ओह नो, आई हेट माई सेल्फ। फिर जब मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैं बेड पर ही पीछे की तरफ गिर गई और पेट पकड़कर आंखें बंद कर नाटक करने लगी। तब तक मुझे सोचने का टाइम मिल गया कि मुझे मेरे इस पागलपन की क्या सफाई देनी है। मुझे ऐसे देखकर अंकित बहुत घबरा गया था। उसने जल्दी से बाहर से सबको बुलाया। मम्मी ने मुझसे पूछा, अनु क्या हुआ बेटा। फिर मैंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मिचमिचाते हुए पेट पकड़ते हुए अपनी आंखें खोली और सबको मेरे सिर पर खड़ा देखकर नकली आश्चर्य का भाव चेहरे पर ले आई। पता नहीं मम्मी जी, पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी जी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और जल्दी करके इनो लाने को बोला। कोई इतने में इनो ले आया। मैंने वो पीते पीते ही ठीक हो गया दर्द, क्योंकि नकली दर्द था ना, तो पीते ही आराम कर गया। फिर सब मेरा हाल चाल लेने लगे। किसी ने कहा खाना ढंग से नहीं खा रही होगी शादी के टेंशन में, इसीलिए गैस की समस्या हो गई। कोई बोला सफ़र की थकान होगी। इन सब में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी और अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। वो तो चुपचाप मुझे बस देखे जा रहा था। पर फाइनली अब मैं ठीक हो गई थी, इसीलिए सब धीरे धीरे कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद अंकित ने कहा, तुम थकी हुई हो, हम सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं उसके सवालों से बचना चाह रही थी, इसीलिए तुरंत उसकी बात मानकर सो गई। अगली सुबह 7 बजे नींद खुली। मैंने जल्दी से साड़ी लपेटी और बाहर आ गई। अंकित अभी सो ही रही थी। जब रसोई में चाय की तलाश में पहुंची तो मम्मी जी ने बाहर ही रोक दिया। बेटा अभी नहीं, पहले चूल्हे की पूजा करवाएंगे, उसके बाद रसोई तुम्हारी, जो चाहे बनाना और खिलाना, तब तक हमारे हाथ का ही खाओ। अरे रश्मि, जरा भैया भाभी की चाय तो ले आ बेटा, कमरे में ही ले जा, दोनों साथ ही पी लेना, फिर नहाकर तैयार होकर आ जाना और उसे भी नहाने को बोल दे। माता की पूजा करने मंदिर चलेंगे। मैं मन ही मन सोचने लगी, यार सास इतने प्यार से बोलने वाली भी होती है क्या। टीवी सीरियल में तो सारी ही खतरनाक होती है। मैं चाय लेकर कमरे में आ गई। अंकित को उठाने लगी पर रुक गई, क्योंकि सोते हुए इतना मासूम लग रहे थे ना वो, कि सच पे मन ही नहीं हुआ उन्हें उठाने का। इतना प्यार आ रहा था उन पर कि बस फिर रात वाली बात याद आ गई और खुद पर शर्म आने लगी। इतना प्यारा परिवार मिला है, फिर भी इतने बुरे अतीत को क्यों याद करने बैठी हूँ मैं। फिर मैंने सोच लिया कि अब नहीं, अब मुझे भी खुद को समर्पित करना होगा। कब तक अपने अतीत के जख्मों को कुरेदती रहूंगी, कब तक उस पापी को अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने दूंगी। आज से इस राजा नाम के कांटे को निकाल कर फेंकना होगा मुझे। भगवान अंकित के रूप में ना इतना अच्छा हमसफ़र दिया है मुझे, तो मैं क्यों खुद को बर्बाद करूं। अंकित मेरे पति हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है। अभी मैं अंकित को निहारते हुए यह सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी आँख खुल गई। अंकित, वाह क्या बात है, आज तो दिन बन गया। नहीं नहीं, अब तो जिंदगी ही बन गई मेरी। मैं सकपकाकर उठने को ही तो अंकित ने हाथ पकड़कर खींच लिया मुझे। उनका स्पर्श मुझे पिघलाने ही लगा था कि तभी बाहर से रश्मि की आवाज़ आने लगी। भाभी, मम्मी बुला रही हैं, आपके घर से फ़ोन आया था। मैं अंकित से खुद को छुड़ाकर बाहर भागी। मम्मी, चाय पी ली बेटा। मैं, हाँ बस पी ही रही थी। मम्मी, अरे तो पूरी पीकर आती ना,
वो तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। पग फेरे की रस्म के लिए आज तुम्हारे फूफा और चाचा आ रहे हैं, तो शाम तक आ जाएंगे वो लोग। तुम जो भी पैकिंग हो कर लेना। मैं, आज ही? मम्मी, ओ मतलब मन नहीं हो रहा हमें छोड़कर जाने का। मैं, नहीं वो मेरा मतलब। मम्मी, अरे हम भी तुम्हारे दौर से गुजर चुके हैं, चिंता मत करो, मैं 1-2 दिन बाद अंकित को लेने भेज दूंगी। असल में तुम्हारे दादा दादी को भी फिर मेरठ जाना है ना, इसीलिए उन्होंने आज ही भेज दिया और 2 दिन बाद वापस आ जाना। जाओ अब नहा कर आ जाओ, दोनों पहले पूजा कराते हैं। मैं कमरे में आ गई, मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर। अंकित, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं, नहीं कुछ नहीं, तुम नहा लो, मम्मी मंदिर चलने को कह रही हैं। अंकित, तो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने देते हैं। मैं, अरे यार इतना दिमाग क्यों लगाते हो, मुझे पैकिंग करनी है ना। अंकित, पैकिंग? वाओ, हम हनीमून चल रहे हैं। मैं, शट अप, हम नहीं सिर्फ मैं। फूफा और चाचू लेने आ रहे हैं शाम को, पग फेरे के लिए जाना है। अंकित, अरे तो उन्हें क्यों परेशान करना, मैं ले चलूँगा ना, ससुराल के मज़े मुझे भी तो लेने दो यार। मैं, आप परसों आएंगे मुझे लेने के लिए। अंकित, अच्छा, और 2 दिन यहीं अकेला रहूँगा? मैं नहीं रहूँगा अब एक पल भी, बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूँगा। मैं, अरे यार यही रस्म है, अब तुम नहाने जाओ, मुझे भी तैयार होना है। अंकित, हाँ तो जाओ, हो जाओ तैयार, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पति हूँ तुम्हारा। मैंने तकिया फेंक कर मारा, जा रहे हो या मम्मी को आवाज़ लगाऊं? अंकित, हाँ हाँ जा रहा हूँ, उनसे ही बात करता हूँ, कैसे नाइंसाफ़ी है ये, शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी को दूर कर रहे हैं ये दुनिया वाले, ये तो अन्याय है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मुझे भी हंसी आ गई उनकी हरकतों पर, फिर वापस उदास भी हो गई। इतनी जल्दी क्यों बुलाया है पापा ने? फिर लगा कि अच्छा ही हुआ जो मथुरा से ही पग फेरे की रस्म है, कहीं दादाजी मिनट से ना बोल देते करने को, नहीं तो जाना पड़ता तो क्या बहाना बनाती मैं। जब मैं नहा कर तैयार हो गई तब मम्मी ने मुझसे चूल्हे की पूजा करवाई। मैंने हलवा बनाकर सबको खिलाया। सबसे मुझे नेक मिला और इसकी आंखें ही आंखों में तारीफ मिली। उसके बाद हम माता के मंदिर गए, वहाँ मम्मी जी ने पूजा करवाई। शाम तक फूफा चाचा जी और उनके दोनों बेटे आ गए थे, उन्हें खाना वगैरह खिलाया। मम्मी जी ने विदाई का सामान गाड़ी में रखवाया। मैं मेरा पर्स लेने अंदर गई तो अंकित भी मेरे पीछे कमरे में आ गए। अंदर आते ही अंकित ने मुझे गले से लगा लिया। मैं भी सब भूल गई। उन्होंने धीरे से कानों में कहा, मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। मैं शर्मा गई। बाहर से पापा जी इन्हें आवाज़ लगाने लगे। हम बाहर आ गए। रश्मि मुझे छेड़ती हुए बोली, क्या हुआ भाभी, पर्स नहीं मिल रहा था क्या? लगता है कहीं बहुत अंदर जाकर छिप गया आपका पर्स, जो 2 जनों को ढूंढना पड़ा। उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई। फूफा जी और चाचा जी आ गए। मैंने सबके पैर छुए, अंकित ने भी उनके पैर छुए, उनका खाना पीना कराया, रात में आराम किया और सुबह ही हम सब लोग निकलने लगे। चाचा जी और फूफा जी अंकित से बोले, आ जाना अंकित, हम तुम्हारी अमानत ले जा रहे हैं। अंकित, ठीक है चाचा जी, फिर मैं परसों ही आ जाऊंगा बिना देरी किए। सब हंस पड़े। रश्मि मुझे छेड़ते हुए बोली, भैया का बस चले तो अभी आप लोगों से भी आगे पहले पहुंच जाएं। हम रवाना हो गए, रात तक पहुंच गए। मम्मी, दादी, बुआ, चाची, निक्की सब देखने को आतुर थी कि शादी के बाद कैसी लग रही है। सबने मुझे घेर लिया। खाना खाते हुए हम सब बातें करते रहे। मेरे चेहरे की रौनक से मम्मी खुश लग रही थी। उस दिन एहसास हुआ कि माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों की खुशी मायने रखती है। जाने कितने बरसों बाद मम्मी के चेहरे पर खुशियों से भरी चमक देखी मैंने, वो भी मेरी वजह से। दिन गुजर गया। उधर आगरा में मम्मी, अंकित ट्रेन से चले जाना बहू को लाने। अंकित, नहीं, मैं तो कार ही लेकर जाऊंगा, तो फिर अकेले नहीं जाने दूंगी गाड़ी से, किसी को लेकर जा। अंकित, ठीक है, कपिल को बोल देता हूँ। मम्मी, हाँ, और सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि शाम तक लौट आओ, क्योंकि अगले दिन नोएडा चलेंगे। अंकित, नोएडा?
अब वहाँ क्या हो गया? अरे वो सीता बुआ जी नहीं है, उनकी पोती की शादी है तो सबको चलना है। अंकित, अरे यार मैं नहीं जा रहा कहीं भी मम्मी। मम्मी, फिर बहू को अकेले जाने देगा हमारे साथ? अंकित, नहीं, आप लोग जाओ, हम यहाँ रह लेंगे। मम्मी, अरे मैंने बोल दिया है वहाँ सबको, वैसे भी यहाँ क्या करोगे, वहाँ घूम लेना। अंकित, हाँ बोल तो ऐसे रही हो जैसे स्विट्जरलैंड ले जा रही हो। मम्मी, अरे बेटा, शादी के तुरंत बाद शुभ काम में आ जाओ तो फिर डर नहीं रहता। अंकित, अरे यार मम्मी, इधर मेरे यहाँ सबके सोने के बाद नींद जैसे मुझसे रूठ गई। बस अंकित का वही सोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। कितने अच्छे हैं अंकित, पहली बार में मुझे छिछोरे लगे थे, लेकिन डिसेंट हैं काफ़ी। मैं उनके बारे में सोचते सोचते सो ही गई। अगले दिन आस पड़ोस वाले दिन भर आते जाते रहे, समय जल्दी कट गया। अब रात को फिर वही मेरी नींद गायब। पर आज ये तसल्ली थी कि शाम तक अंकित लेने आ ही जाएंगे। रात को देर से सोने के कारण सुबह बहुत देर तक से उठी। फ्रेश होने के बाद हम लोग बरामदे में ही बैठकर चाय पी रहे थे, तभी दूर से आती हुई लाल रंग की मारुति नजर आई। मुझे तो मालूम था कि अंकित शाम तक ही आएंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर बैठी रही। पर जैसे ही पता चला कि ये वही है, फिर तो ऐसी हलचल मच गई कि बस पूछो मत। कोई कुर्सियाँ साफ कर रहा है, कोई जूते चप्पल लाइन से लगा रहा है, कोई वॉश बेसिन साफ करके नया तौलिया टांग रहा है, कोई उनके गाड़ी पार्क कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस बना हुआ है। मैं भी शर्मा कर अंदर चली गई। सब उन दोनों को घेर कर खातिरदारी में लग गए। दिन में खाने पीने के बाद अंकित ने पापा से जाने की बात कही। पापा, अरे नहीं जमाई बापू, अभी तो 2-3 दिन यहीं रहो, आप हमारे साथ भी कुछ वक्त बिताओ। अंकित, पापा जी तो क्या है, हमारे यहाँ शादी है तो कल हमें नोएडा जाना है, इसीलिए आज ही जाएंगे। पापा, नहीं आज तो बुधवार है, आज तो जाना नहीं है। ऐसा करना, कल सुबह जल्दी निकल जाना। अंकित, ठीक है पापा जी, मैं घर पर फ़ोन कर देता हूँ। उस समय पति पत्नी यूँ सार्वजनिक रूप से नहीं मिल सकते थे, खास तौर पर नए नवेले दंपति तो कतई नहीं। शाम को जमाई बापू को मथुरा घुमाने का प्रोग्राम बना, क्योंकि ये जब से आए थे इन्होंने मेरी बस 1-2 बार झलक ही देखी थी, इसीलिए मुझसे मिलने को पगलाए हुए थे। तो इन्होंने निक्की से कहा, अरे साली साहिबा, बस हम ही लोग चलेंगे क्या? निक्की, हाँ जीजा जी। अंकित, अरे अपनी दीदी को भी साथ ले लेते ना। निक्की, अरे दीदी तो काम में लगी हैं जीजा जी। अंकित, काम तुम कर लो ना साली साहिबा जी। निक्की, अरे नहीं जीजा जी, सब बातें बनाने लगेंगे सब। अंकित, अरे यार अजीब ही बात है, मैं तो मेरी 5 की शक्ल देखने को ही तरस गया यार। निक्की, अच्छा चलो, अभी तो आप लोग घूम आओ, फिर मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। निक्की ने आकर मुझे बताया। मुझे बहुत हंसी आई, थोड़ा सा तरस भी। जी तो मेरा भी चाह रहा था कि भागकर गले लग जाऊं उनकी, पर कई जोड़ी आंखें मुझ पर ही लगी हुई थी वहाँ। शाम को जब निक्की खाना परोसने गई तब अंकित ने उससे पूछ ही लिया, क्यों जी, आपके यहाँ पत्नी खाना परोसने भी नहीं आ सकती है क्या? मैं बाहर दरवाजे की ओर से उन्हें ही देख रही थी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। निक्की, अरे सब्र रखो जीजा जी, मिलवा दूंगी। वैसे कल तो आप लेकर ही जा रहे हो दीदी को। कपिल, सही है यार, इतना भी क्या, कल तो चल ही रहे हैं ना हम। अंकित, अबे तेरी समझ में नहीं आएगा, एक बार शादी हो जाने दे तेरी, तब देखता हूँ तुझे। ऐसा कहने पर कपिल ने एकदम निक्की की तरफ देखा और निक्की ने कपिल को, और दोनों का आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और निक्की शर्मा कर भाग गई तो अंकित ने उन्हें देख लिया। अब अंकित को सारा माजरा समझ आ चुका था। शादी में भी दोनों की खूब आंख में चोरी चली, लेकिन अंकित ने नज़रअंदाज कर दिया कि शादी का माहौल है, चलता है ऐसा। और जब अंकित ने यहाँ आने को कपिल से बोला तो वो बहुत उतावला हो गया था। बस फिर क्या था, अंकित ने भी मौका हाथ से जाने ना दिया, उसके पीछे पड़ गया। जब तक सारी बातें उसके मन से ना निकलवा ली उसे चैन ना मिला। अब अंकित को उनके बारे में भी सोचना था, तो बस लग गया इस मिशन पर भी।
रात को निक्की ने सोचा था कि बैठक में बस कपिल और अंकित ही होंगे, तो वो दीदी को लेकर जाएगी, पर दादाजी ने अपना बिस्तर भी वहीं लगवा लिया, ये कहकर कि फिर जमाई बाबू से जाने मिलना होगा या नहीं, इसीलिए आज रात इनसे बातचीत करेंगे। तो वो शायद रात भर बातों के मूड में थे, पर पापा ने उन्हें कहा कि इन्हें कल गाड़ी ड्राइव करनी है, सो जाओ। इस बीच निक्की 3-4 चक्कर काट आई थी, दादाजी सो गए या नहीं देखने के लिए। फाइनली उनके सोने के बाद निक्की, दीदी आप ऐसा करो, छत पर चलो, मैं जीजा जी को लेकर आती हूँ। मैं, पागल है क्या, कोई देख लेगा, और ठंड भी तो है, इतनी हो रही है। निक्की, अरे पर जीजा जी। मैं, अरे उनका तो दिमाग ख़राब है, कल मिल लेंगे जितना मिलना है। निक्की, जी नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, चलना तो आपको पड़ेगा ही। एक काम करो, पीछे बाड़े में चलते हैं, वहाँ कोई आ भी नहीं सकता और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। मैं, नहीं यार मैं नहीं। वो हाथ खींच कर ले गई मेरा और उधर कपिल अंकित को लेने चला गया। मेरी डर और ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर में वो अंकित को लेकर आ गया। निक्की, हम बाहर खड़े हैं, जल्दी आ जाना बाहर। अंकित ने आते ही बिना बोले मेरा हाथ पकड़ लिए और कस कर मुझे गले से लगा लिया। थोड़ी देर हम यूं ही खड़े रहे। अंकित, सुबह से दिखी क्यों नहीं? मैंने तो देख लिया था तुम्हें। अंकित, चीटर, याद नहीं आई मेरी ज़रा भी? मैं चुपचाप बस मुस्कुराती रही, क्योंकि बोलने से ज़्यादा मुझे उन्हें सुनना अच्छा लग रहा था। लगभग 10-15 मिनट तक यूं ही खड़े रहने के बाद निक्की की धीमी आवाज़ सुनाई दी, दीदी आ जाओ ना, कोई आ जाएगा। हम दोनों बाहर गए। मिल भले ही लिए, पर मन कहाँ तृप्त हो पाता है इतने से। रात भर उनके प्रेम भरे स्पर्श ने जगाए रखा मुझे। सुबह हमें निकलना था। रस्मों के अनुसार विदाई हुई, हम रवाना हो गए। अंकित गाड़ी चला रहे थे, कपिल साइड वाली सीट पर था और मैं पीछे बैठी थी। घर से थोड़ी दूरी से निकलकर अंकित ने गाड़ी रोक दी। ले यार कपिल, अब तू गाड़ी चला, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। कपिल, हाँ पता है, ये तेरा रेस्ट पीछे वाली सीट पर ही होगा, है ना? चल जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अंकित, अबे वो तो मुझे शाम को भी गाड़ी ड्राइव करनी है, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं, शाम को क्यों? अंकित, अरे वो पापा की बुआ जी की पोती की शादी है वहाँ, तो हम सबको चलना है। मैं, अच्छा कितने दिन? पता नहीं, पर 3-4 दिन तो मान ही लो। पीछे आकर बैठते ही अंकित का छिछोरापन जागृत हो गया। बेचारे कपिल ने रियर व्यू मिरर को ऊपर की तरफ कर दिया। मैं बार बार इशारा कर रही थी, कपिल बैठे हैं आगे, पर उन पर असर कहाँ हो रहा था। कभी मैं दूर छिटका देती तो उनका मुंह फुला लेते, थोड़ी देर में पास आ जाते। यूं ही हम 3-4 घंटे में घर पहुंच गए। वहां मम्मी ने उनकी पैकिंग कर रखी थी। उन्होंने मुझसे भी जल्दी पैक करने को कहा। अंकित के जीवन का तो इस समय एक ही उद्देश्य था, बस जल्दी से हम दोनों कमरे में जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं। हम दोनों जैसे ही अंदर गए, मम्मी जी भी आ गई पैकिंग में मेरी हेल्प करवाने, और अंकित मन महसूस कर रह गए। मुझे उन पर तरस और हंसी दोनों आ रही थी। हम लोग रात को 8 बजे तक नोएडा पहुंच गए थे। वहां सबसे मिलते जुलते पैर छूते 9 बज गए। खाना वगैरह खाया, फिर पन्नियाँ गाई गई। इस बीच में अंकित नज़र नहीं आए, शायद जेंट्स के साथ बाहर बैठे होंगे। सोने की व्यवस्था महिलाओं की एक कमरे में और पुरुषों के दूसरे कमरे में थी। मैं रात को सोने के कपड़े देने के बहाने अंकित के पास गई। मुझे देखते ही वो वहाँ से उठकर बाहर आ गए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। अंकित, यार क्या है ये, यहाँ तो सोने की भी व्यवस्था नहीं है, हम तो कल ही चल रहे हैं वापस, मम्मी रह लेंगी यहाँ। मैं, अरे तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, शादी एंजॉय करो ना। वो गुस्से में मेरे हाथ से कपड़े खींच कर चली गई। अरे यार अब मैं क्या करूं, ये तो मुझसे ही गुस्सा हो गए, कैसे मनाऊं? हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ़ भी कर दो जाना। छोड़ो जी गुस्सा छोड़ो, अब तुम ये किस्सा छोड़ो, हम हैं शर्मिंदा, गलती होगी ना आइंदा। मेरा मन बस यही गा रहा था, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। सुबह हवन और भात का प्रोग्राम चल रहा था। मैं तैयार होकर बाहर आई और मम्मी के पास बैठने लगी।
ये सामने बैठे थे। जैसे ही मुझे देखा वहाँ से उठकर चले गए। मेरी आंखें डबडबा गई। यार मेरी क्या गलती है? फिर लगा गलती तो पहली रात को मेरी ही थी, पर यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया ना। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे ये गद्दे रजाई ऊपर धूप में डलवा दो, शाम को नीचे ले आना, दिन भर बढ़िया धूप लग जाएगी। मैंने पीछे देखा तो 3 लोगों के साथ अंकित भी कंधे पर रजाइयाँ लेकर छत पर जा रही थी। एक बार तो सोचा ऊपर ही जाकर खबर ले लेती हूँ इनकी, सुबह से परेशान कर रखा है। पर फिर और लोग भी थे उनके साथ, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई। दिन भर उनके यही नखरे चलते रहे। मैं फिर भी मम्मी और रश्मि के साथ ही रही और शादी के सभी रस्मों के आनंद लेती रही। शाम को मैं और रश्मि सबके सूखे कपड़े छत पर से लेने गए। फरवरी का महीना था, ठंड वाला। सूरज जल्दी छिपने से हल्का अंधेरा होने लगा था। तभी अंकित और 2-3 जने रजाई गद्दे लेने ऊपर आए। रश्मि ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े हाथ में लिए और नीचे जाने लगी। मैं जानबूझकर धीरे धीरे वहीं तय बनाने लगी। उसने कहा, भाभी नीचे चलो ना, वहीं तय बना लेंगे। फिर अंकित को देखकर कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा चलो आप आ जाना, मैं जा रही हूँ। उधर अंकित उन दूसरे लड़कों के सिर पर सारे बिस्तर रखवाते रहे। जब 2 गद्दे रह गए तब बोले, बस अब ये मैं ले आऊँगा, आप लोग चलो। अब छत पर बस हम दोनों रह गए थे और अंधेरा भी हो गया था। उन्होंने छत का गेट अंदर से बंद कर दिया। मैं उन्हें गुस्से से घूरती हुई सामने खड़ी हो गई। मैं, ज़्यादा भाव खाना आ रहा होगा ना तुम्हें? सुबह से परेशान कर रखा है। मैंने कहा था यहाँ आने को, जो मुझ पर गुस्सा उतार रहे हो। दिन भर यही सोचे जा रही हूँ कैसे भी करके बात तो करें, पर नहीं, इन्हें तो एटीट्यूड दिखाना है ना। ये भी नहीं सोचा इतने अनजान लोग, और मैं बस आगे के शब्द में बोल ही नहीं पाई। उनके अधरों का स्पर्श पाते ही मेरी वाणी कैद होकर रह गई। मैं हाथों से बचने की नाकामयाब कोशिश में लगी रही, पर शायद अपने मनमीत के प्रति पूर्ण समर्पण ही प्रेम की पूर्णता है। उस पल में मैंने खुद को खोकर जीवन की पूर्णता को पा लिया था। हाँ, अब मैं भी प्यार में थी। मुझे प्यार हो गया था उससे, जिसने मेरे अस्तित्व को एक नया आयाम दिया, मुझे मेरे जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ाया, जिसने मेरे अतीत के स्याह पन्नों को पीछे छोड़कर पवित्रता से खुद के साथ जोड़ा। हाँ, समर्पण में, पवित्रता में इतना सुख है, ये एहसास अंकित ने ही मुझे कराया। हम 2 दिन और नोएडा रुके। जब तक वहाँ रुके तब तक एक दूसरे से दूर ही रहना पड़ा, लेकिन अब मुझे जाने क्यों उन्हें देखकर शर्म सी आ रही थी। जैसे ही आते जाते उनसे नजरें टकराती, उनकी आंखों में शरारत और मेरी आंखों में हया होती। तीसरे दिन हम वापस आगरा आ गए। वह अंकित का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ रखा था, जिसमें उन्हें 5 दिन बाद मुंबई जाना था ट्रेनिंग के लिए, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। सुनकर मन उदास हो गया, पर खुशी भी हुई सबको। ये 5 दिन बिल्कुल स्वर्ग जैसे गुजरे। हमने पूरा आगरा और आसपास की जगह देखी। मैं तो पहली बार आगरा देख रही थी। ताजमहल की खूबसूरती देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध ही रह गई। जैसे किताबों में वर्णित है वैसा ही अद्भुत था। शाहजहां बादशाह ने मुमताज़ की याद में क्या खूबसूरत महल बनवाया था, क्या गजब का प्रेम था उनका। फरवरी का सुहाना मौसम, अंकित का साथ और आगरा के प्रसिद्ध स्थल। इतनी जल्दी ये 5 दिन गुजर गए और बिछड़ने का समय भी आ गया। अंकित, देखो, बस 1 महीने की बात है, फिर तो जहाँ भी ज्वाइन करना होगा वहाँ हम साथ ही रहेंगे। मैं, तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, 1 महीना कैसे निकलेगा पता भी है तुम्हें? कहते हुए मेरे आंसू निकल पड़े। अंकित, अरे यार, वहाँ फैमिली अलाउ नहीं है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता ना जानू। तुम एक काम करो ना, तब तक मथुरा या मेरठ चली जाओ, फिर ज्वाइनिंग के बाद पता नहीं कब चलना होगा, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। मेरठ का नाम सुनते ही मैं छट से बोल पड़ी, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी मम्मी पापा के साथ भी रहना चाहिए ना मुझे, फिर तो हम पता नहीं कब आएंगे यहाँ। अंकित, यार तुम भी कसम हो, लड़के तो तैयार रहती है बिहार जाने के लिए, और तुम पता नहीं। मैं, तुम्हें देर नहीं हो रही है अब? अंकित ने बाहर निकलने से पहले मुझे गले लगा लिया। मेरे फिर से आंसू निकल आए। उनके जाने के बाद 2-3 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा मेरा। सबके साथ बातें करते और काम वाम में तो फिर भी समय कट जाता, पर जब कमरे में आती तो उनकी याद चली आती और बिना आंसू के नहीं जाती थी। यूँ 1-2 दिन में उनका फ़ोन आ जाता, पर फ़ोन से मन कहाँ भरता है।
13-14 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनको अगले महीने इंग्लैंड में ज्वाइन करना है। सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने चिल्ला चिल्ला कर घर में सबको ये खुशखबरी सुनाई। अंकित ने पापा जी को मेरे पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह के दूसरे काम करने को कहा। अगले 15 दिन तो इन सब कामों में यूं ही झट से उठ गए। इस बीच एक बार मेरे पापा निक्की के साथ मुझसे मिलने भी आए। आखिर उनकी बिटिया विदेश जा रही थी भाई। अंकित लौटे तो घर भर में जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। ये दिन तो यूं ही पंख लगाकर उठ गए। कपड़े, सामान, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि सबको यही लग रहा था मानो वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मम्मी ने ठूस ठूस कर अचार, मठरी, मुरब्बे, मसाले, लड्डू, पता नहीं क्या क्या भर दिया। हमारे जाने का दिन भी आ गया। सभी दिल्ली एयरपोर्ट पर हमें छोड़ने आए थे। जहाँ हम दोनों बहुत खुश थे, वहीं हमारी मम्मियों ने रो रो कर पूरे हवाई अड्डे को सिर पर उठा रखा था। हम इन सबको कितना मिस करने वाले थे। खैर, फाइनली हमारे प्लेन ने उड़ान भरी और हमारी पहली विमान यात्रा शुरू हुई। बहुत ही अद्भुत अनुभव था वो। और अगले दिन से ही हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। कुछ दिन तो सामान अनपैक करने और जमाने में ही निकल गए। कुछ परेशानियों के साथ ज़िंदगी आसानी से चलना शुरू हुई ही थी कि तभी मुझे मेरे भीतर एक नए जीवन की आहट सुनाई दी। हम तो खुशी से पागल हो गए। घर पर सबको बताकर हमने खुशियों को दोगुना अनुभव किया। बस आदत के अनुसार दोनों मम्मियों को चिंता हो गई कि अकेले कैसे संभालेंगे दोनों। बस सच कहूँ तो अंकित के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू मेरे सामने आया। अभी तक मैं सिर्फ उसके हंसमुख, शरारती और रोमांटिक स्वभाव से ही परिचित थी, पर वो इतने केयरिंग भी हो सकती हैं ये मुझे तभी पता चला। मेरे खाने पीने, उठने बैठने का पूरा ध्यान रखती, मेरे नखरे भी उठाती और किचन में हाथ भी बटाती। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो अंकित मुझे मिले। समय पूरा होते ही युग मेरी गोद में आ गया और 2 साल बाद गीत भी। 3 साल बाद अंकित का ट्रांसफ़र साउथ अफ्रीका के ब्रांच में हो गया और हम एक नए देश में नए जोश के साथ आ गए। अभी तक एक बार भी घर नहीं जा पाए थे। सबकी बहुत याद आती थी। वहाँ पे सब बच्चों को देखने के लिए तरस रहे थे। हम जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि भगवान ने खुद ही मौका दे दिया। निकी की शादी तय हो गई। सारी चुकारबाजी अंकित ने विदेश में बैठे बैठे ही कर डाली थी, लेकिन कपिल के घर वालों की इच्छा थी दोनों पक्ष आगरा से ही शादी करेंगे। दादाजी फिर से मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार कपिल के घर वालों ने दादाजी को मनाया। उन्हें डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा करना था सब कुछ। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मेरी ननंद रश्मि की शादी का सावा भी 25 दिन बाद का ही निकला था। बस फिर क्या था, हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे 1 महीने हम इंडिया रुक कर आए और बहुत सारी यादों को समेटे साथ में ले आए। दोनों शादियां ही आगरा से हुई, तो इसीलिए मेरठ जाने से बच गई थी मैं। ये तो थी मेरी 20 साल पहले की कहानी। अब वर्तमान में खुशी खुशी सब अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पता नहीं चला कब 17 साल गुजर गए। इन 17 सालों में मैंने अंकित के साथ बहुत कुछ सुनहरे पल बिताए। बहुत खुश थी मैं, लेकिन अभी ये खुशी दोगुनी होने वाली थी सभी के लिए, केवल मुझे छोड़कर। हुआ यूं कि दादाजी 80 और दादी जी 77 की हो चुकी थी और इतने सालों में मैं मेरठ तक कभी नहीं गई। तो दादाजी और दादी जी ने मिलकर मुझे बुलाने के लिए अपनी शादी की सालगिरह का आयोजन रखवाया और ख़ास तौर से मेरे आने के लिए सुबह शाम वीडियो कॉल करती। अभी तक जो मैं उस शहर से बच रही थी, अब आकर मैं फंस चुकी थी। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें टालने की अब और हिम्मत मुझ में बाकी न थी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो जाना ही है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं कैसे कदम रख पाऊँगी वहाँ जहाँ से मुझे इतने ज़ख्म मिले। मेरे अतीत कहीं मेरी खुशियों को ना निकल ले। अपनी सीट पर आंख बंद कर बैठी हुई मैं यही सोच रही थी कि तभी दोनों बच्चे मुझे जगाने लगे। मम्मा, हम कब जाएंगे इंडिया और कितना टाइम लगेगा? अंकित, बेटा अपनी सीट पर बैठो, अभी हम थोड़ी देर में लैंड करने ही वाले हैं। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? शादी के बाद पहली बार मेरठ आ रही हूँ मैं मन में।
तुम्हें कैसे बताऊं जी मेरे मन की स्थिति। मेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ जी। प्लेन जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी हायर की और मेरठ पहुँच गए, और यहाँ की ज़मीन पर पाँव रखते ही मेरे हाथों पैरों पे वाइब्रेशन होने लगा। हालांकि ये कुछ लोगों के लिए ओवर रिएक्ट जैसा हो सकता है, पर जिस पर बीत रही है वही जानता है। मेरी जन्मभूमि, मेरा प्रिय शहर, जिसके साथ जाने कितने सपने देखे मैंने, जिसकी हर गली हर सड़क मुझे पहचानती थी, उसे एक हादसे ने इतनी नफरत उत्पन्न कर दी उसके प्रति कि मैं इसे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। पर आज परिस्थितियों ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे नफरत हो चुकी थी इस शहर से। तभी एक ओर से अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरी ओर से मेरे बच्चों ने, और ना जाने कहाँ से मुझ में एक विश्वास जागृत हुआ। सामना करने की शक्ति मिली मुझे। अंकित, अरे क्या सोचने लगी, आगे चलो ना, देखो पापा जी सामने खड़े हैं। मैं, हाँ हाँ चलो, पापा हमें लेने आए थे। उनके गले लगकर मुझे बहुत रोना आया। शायद इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। पापा मेरी मनोस्थिति समझ रहे थे शायद, इसीलिए बिल्कुल खामोशी से मुझे गले लगाकर खड़े रह गए। दोनों बच्चों ने जब नाना जी के पैर छुए तब जाकर हमारी तंद्रा टूटी। घर पहुँचे तो मम्मी और निक्की दादा दादी का भी यही हाल था। मम्मी और दादा दादी तो अपने नाता नातिन को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। बच्चे घूम घूम कर घर देख रहे थे और ढेर सारे सवाल किए जा रहे थे। वहीं पर घर से हम लोग मेरे कारण छोड़कर चले आए थे। आज 20 साल बाद इस घर को देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। दादी ने मुझे सीने से लगा लिया। दादाजी भी आ गए। दादा दादी, हम अच्छे से जानते थे अपने बच्चे के मन की दुविधा, तभी तुझे मरने से पहले यहाँ बुलाया है, ताकि तेरे मन का सारा डर निकल जाए। नहीं तो तू सारा जीवन अपने अतीत के कारण अपनी जन्मभूमि, अपने घर में कदम ना रखती और हम इसी बोझ को साथ लिए ऊपर जाते। मेरी बच्ची, अब तू आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तेरा अतीत तेरा हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ने वाला है। मैं रोते रोते दोनों के सीने से जा लगी। उनकी आंखें भी भर आई। बाहर खड़े मम्मी पापा निक्की भी रो पड़े थे। दादा दादी ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। हम लोग तैयारियों में जुट गए थे। निक्की को बाजार के कुछ काम करने थे और मुझे भी दादा दादी के लिए बहुत से उपहार लाने थे। विदेश से भी मैं काफ़ी कुछ लाई थी, लेकिन यार अपने देश की तो बात ही अलग है। उसने मुझसे चलने को कहा तो मैं भी तैयार हो गई। अंकित और कपिल भी सिटी के मेन मार्केट में घूमना चाहते थे, तो हम सब ने अगले दिन सुबह का प्लान बना लिया। बच्चों को घर ही छोड़कर हम चारों चल दिए वहाँ की गलियों की तरफ जाते हुए। पहले तो कुछ धुकधुकी सी हो रही थी मुझे, फिर मैंने गाड़ी चलाते अंकित का हाथ थाम लिया। अंकित, देख लीजिए साली साहिबा, आपकी दीदी थोड़ी देर के लिए भी हमारा हाथ नहीं छोड़ती हैं। निक्की, तो जीजा जी, आपने 17 साल से इन्हें अकेला छोड़ा ही कहाँ है? आपके अलावा कुछ और सोचता ही कहाँ है भाई इनको? अंकित, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। वो तो भला हो कोमल और निधि का, जिनकी वजह से हमारी शादी हो गई, वरना ये तो हमें भाव ही कहाँ देती थी। अब किधर की तरफ लेनी है गाड़ी निक्की? मैं, बस राइट में ले लूँ। गर्ल रोड की तरफ पहले शॉपिंग करेंगे, फिर वहीं से पेट पूजा कर लेंगे। वाह दीदी, अब भी सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूल पाई हूँ। यार जीजा जी, हमें यहाँ उतार दीजिए और आप गाड़ी उस साइड पार्क कर दीजिए। अंकित और कपिल गाड़ी लगाने चले गए। निक्की, दीदी पुरानी बातों को दिमाग में मत आने दो, चलो शॉपिंग शुरू करने से पहले गोलगप्पे खाते हैं। हम गोलगप्पे खाने लगे तब तक वो दोनों भी आ गए थे। हमने खरीदारी शुरू कर दी थी। अपने पुराने बाजार और दुकानों गलियों को देखकर जाने कहाँ से मुझ में जोश आ गया। उन दोनों को तो पैदल घुमाकर जल्दी ही थका दिया। हमने बहुत सारा सामान खरीदा। फिर जब हम एक रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ जाकर हम आराम से बैठ गए, पानी वानी पिया, फिर मेन्यू से ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वेटर हमारा खाना लेकर आया, हाँ ये तो वही है, ये राजा है। चेहरे पर झुर्रियाँ, बालों में सफ़ेदी,
गड्ढे में धंसी आंखें उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टेबल पर खाना लगा रहा था, मैं उसे देख रही थी। गंदे से स्माइल में भी पहचान सकती थी मैं उस पनौती को। हाँ, वही था राजा। पर शायद वो मुझे पहचान नहीं पाया। पहचानता भी कहाँ से? कहाँ 20 साल पहले वाली तो चोटी में स्कूल ड्रेस पहनी मासूम सी लड़की, और कहाँ ये NRI शॉर्ट हेयर वेस्टर्न ड्रेस पहने वाली मैच्योर वुमेन। लेकिन जब वो दूसरी बार सैलेड रायता अचार लेकर आया तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो 2 मिनट देखने के बाद उसके हाथ से छूटकर वो सब नीचे गिर पड़ा जो लाया था। वो जैसे ही नीचे उठाने के लिए झुका तो मैंने पूरी ताकत से उसे तड़ातड़ 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर चला गया। मैं ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोली, बदतमीज़, शर्म नहीं आई? खाना गिराने के बहाने गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसकी तरफ घूर कर देखा और दूसरे आदमी से उसे बाहर निकालने का इशारा किया। मैं वहाँ और नहीं रुकी और बाहर आ गई। मेरे पीछे अंकित, निकी और कपिल भी बाहर आ गए। बाहर आकर अंकित ने मुझसे पूछा, क्या किया था उसने? तुमने देखा नहीं? उसने नीचे सामान गिराकर मुझे टांगों पर गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अंकित, नहीं, मैं नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद किसी पुराने दुश्मन से बदला लिया जा रहा है। जी, पागल हो क्या? मैं उसे जानती भी नहीं। अंकित, पर शायद मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इसका नाम राजा था क्या? कहकर अंकित मुस्कुरा दिए और मैं सकपकाकर उनकी तरफ देखती ही रह गई। मेरे तो होश ही उड़ गए उनके मुंह से उसका नाम सुनकर। तभी निक्की बोली, चलो दीदी, जो रह गया वो सामान ले लेते हैं। अंकित, नहीं, कल और कहीं देख लेंगे, अभी घर चलते हैं, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे। मैं अंकित से पूछना चाहती थी कि कैसे जानता है वो ये नाम, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। रास्ते पर दोनों जीजा साली और दोस्त बतियाते रहे, पर मैं चुपचाप बस यही सोच रही थी कि इन्हें कैसे मालूम है। पर सच कहूँ, उसे तमाचा मारकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोझ सा उतर गया हो मेरे सिर से। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जो काम सालों पहले होना चाहिए था, आज अचानक ही हो गया। घर पहुंचकर मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। थकान का बहाना बनाकर मैं कमरे में चली गई और अंधेरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद अंकित भी कमरे में आ गए। उनके आते ही मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। बिलीव मी अंकित, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कोशिश भी की, पर मौका ही नहीं मिल पाया। सच में मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। शादी से पहले ही याद करो, मथुरा में जब कुसुम सरोवर में थे, कितनी बार कोशिश की जब हम छत पर मिले तब भी। अंकित, अरे बस करो मेरी जान, छोटे से दिमाग पर कितना लोड डालोगी। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था। मैं चौंक कर बोली, कैसे? किसने बताया? अंकित, थी कोई मेरी प्रेम दीवानी, जिसने मुझे प्रेम पत्र लिखा था और उसमें सब लिख दिया था, बस मुझे दे नहीं पाई। हे भगवान, तुम्हें कहाँ मिला वो लेटर? अंकित, तुम नहाने गई हुई थी, सूटकेस खुला छूट गई थी, उसे बंद करने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी मेरी नज़र कपड़ों के बीच में दबे हुए उस प्रेम पत्र पर पड़ी। उफ यार, तुम तब से जानते हो और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया इस बात का। अंकित, सब जानता हूँ, यहाँ तक कि मम्मी पापा, निक्की दादा दादी सब जानते हैं। तुम्हारे मन की बात तब कोई नहीं सुन पाया था, लेकिन मेरी बीवी के मन की बात मैंने सबको पढ़वाई। उस लेटर में लिखे गए केवल शब्द नहीं थे, आंसू में भीगे हुए वो तुम्हारे जज्बात थे, जिन्हें तुमने कब से अपने सीने में दबा कर रखे हुए थे। तुम हमेशा इसे बोझ को दिल में लिए जीती रही, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था। और देखो मैडम, मैंने प्यार से ही तुम्हारा दिल जीता, जिसका एहसास तुम्हें हुआ और तुम भी मुझसे प्यार करने लगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे प्यार का एहसास रह सकता है और किसी का नहीं। चलो अब उठो, बाहर आ जाओ
और भाई दादा दादी का वेडिंग सेलिब्रेशन है, कोई मजाक बात थोड़ी ना है। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और मुझे बोलकर बाहर चले गए। वाकई में अंकित बहुत महान व्यक्ति हैं। मैं तो धन्य हो गई उनका प्यार पाकर, उन्हें पति के रूप में पाकर। मैं कैसे अपने भगवान का शुक्र अदा करूं। अगले दिन हमने दादा दादी को दुल्हा दुल्हन के रूप में सजाया और उनकी खूब भलाई ली। क्या गजब लग रहे थे दोनों, मन कर रहा था बस देखते रहो। हमने दादा दादी से डांस भी करवाया, फुल मस्ती के मूड में थे सब। कितनी रौनक थी घर में, उसी घर में जहाँ कभी मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ी थी, जहाँ सब कितना रोए थे। आज सबकी हंसी खुशी के चेहरे देखकर मेरा मन इतना खुश था कि अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। आज मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरे दादा दादी ने, मेरे पति ने मेरे मन से सब डर गायब कर दिया था। अब ना मेरा अतीत मेरा पीछा करेगा, ना ही अंकित को मेरे अतीत पता चलने का डर मेरे मन में रहेगा, और सबसे बड़ा भय मेरठ ना आने का। अब सब निकल चुका था। आज मैं खुद को एक मासूम सा बच्चा महसूस कर रही थी और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। तो गाइस, कैसे लगी आपको अनूर अंकित की प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और कहानी सुनने और पढ़ने के लिए आओ सुनाओ कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक हमारी पीछे की कहानियाँ पढ़ते रहिए, अपनी राय देते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइस।